स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बुलेटिन का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होने वाला है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 6000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं अब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए होने वाले पूजन का महाप्लान विद्युत परिषद ने तैयार कर लिया है, जिसमें 21 विद्वान प्राण प्रतिष्ठा का पूजन करेंगे, जो 7 जनवरी से शुरू होगा। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और इसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 22 जनवरी को होना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 60,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए होने वाले पूजन का महाप्लान विद्युत परिषद ने तैयार कर लिया है, जिसमें 21 विद्वान प्राण प्रतिष्ठा का पूजन करेंगे, जो 7 जनवरी से शुरू होगा। आपको बता दें कि लगातार अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और राम भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या में लगातार जो उत्साह है वो बरकरार है और इसी कड़ी में अब पूजन को लेकर भी महाप्लान बना लिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई बॉलीवुड जगत की हस्तियां और फिल्म जगत से लेकर क्रिकेट से लेकर देश दुनिया की वो तमाम हस्तियां इस राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होंगी। 22 जनवरी को आपको सभी राम मंदिर यानी कि अयोध्या में ये सभी हस्तियां देखने को मिलेंगी। इसी को लेकर पूजा पाठ को लेकर भी महाप्लान तैयार किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जो तैयारियां देखने को मिल रही हैं वो जोरों शोरों पर हैं। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाल ही में बताया गया कि पैरामिलिट्री कमांडो को तैयार किया जाएगा, वहीं पर भी सुरक्षा की जो इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। वहीं अब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए होने वाले पूजन का महाप्लान विद्युत परिषद ने तैयार कर लिया है और इसमें 21 विद्वान प्राण प्रतिष्ठा में रहेंगे। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 121 पुजारी भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि रामलला का पूजा पाठ करने के लिए पुजारियों को भी रखा गया है और इसी के साथ आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या पधारेंगे, गर्भगृह में पधारेंगे और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 6000 से अधिक लोग शामिल होंगे। वहीं अब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए होने वाले पूजन का महाप्लान विद्युत परिषद ने तैयार कर लिया है। इसमें 21 विद्वान प्राण प्रतिष्ठा का पूजन करेंगे, जो 7 जनवरी से यानी कि आज से शुरू किया जाना है। तो अयोध्या की जो तैयारियां हैं, अयोध्या में तैयारियां हैं, राम की नगरी सज कर तैयार हो गई है। दुल्हन की तरह सजी ये राम नगरी सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। राम मंदिर में का जो उद्घाटन है वो 22 जनवरी को होना है। 17 जनवरी से ये पूजा पाठ शुरू किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से शक्ति जुड़ चुके हैं। तो शक्ति, हम जानना चाहेंगे कि अयोध्या में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं राम के आगमन को लेकर। 22 जनवरी के तैयारियां जो है वो बहुत जोरों शोरों पे चल रही है। जो कार्यक्रम तय किया गया है ट्रस्ट के द्वारा, 16 जनवरी को दशविधा स्नान और विष्णु पूजन, पंचगव्य प्राशन और गोदान का कार्यक्रम है। 16 जनवरी को उस दिन जो प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। और अगर हम 18 जनवरी की बात करें तो मंडप प्रवेश और वास्तु गणेश पूजन, रामलला का जलाभिषेक होगा उस दिन। और अगर हम बात करें 20 जनवरी की अगर हम बात करें तो 20 जनवरी की देश की अलग अलग नदियों से आए 18 कलशों में जो जल आया है उससे प्रभु श्री राम जी का जलाभिषेक किया जाएगा। और 21 जनवरी को भगवान श्री राम 121 कलशों से दिव्य स्नान होगा प्रभु श्री राम जी का। उसके बाद में मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम जो है वो संपन्न होना है 22 जनवरी को।
जी। और तो अयोध्या में जो हम पूजा की तैयारियां हैं शक्ति, वो जोरों शोरों पर है। तो पूजा की तैयारियों में यानी कि पुजारियों की बात की जाए तो रामलला के गर्भगृह में पधारने से लेकर कौन कौन से पुजारियों के नामों पर फोकस किया गया है राम ट्रस्ट की ओर से? कुछ नाम है जो अभी गुप्त रखे गए हैं। 22 जी जनवरी को ही 22 जनवरी से पहले ही, क्योंकि जी जिन पुजारियों का चयन हुआ है उनको लगातार डेली ट्रस्ट के ऑफिस में बैठा के उनको बताया जा रहा है किस तरीके से पूजा करना है, और चीजों को उनको समझाया जा रहा है, क्योंकि अभी वो नए हैं। तो 22 जी जनवरी का कार्यक्रम जो है वो बहुत भव्य होने वाला है। इसके लिए अभी से ही उन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है जो ट्रस्ट का ऑफिस है वहां पे। जी और पुजारियों की अगर बात करें तो जो अयोध्या के संत महंत हैं, कुछ पुजारी जो है वो मौजूद रहेंगे यहाँ पे। जी और जो और भी पुजारी हैं वो अपने मंदिर में ही, अपने जहाँ जहाँ पे उनका मंदिर है वहीं से ही वो पूजा अर्चना करेंगे प्रभु श्री राम जी का। जी। जो महाप्लान तैयार किया गया है शक्ति पूजा के लिए, तो उसका क्या कुछ मतलब कब से शुरू होगा, और ये महाप्लान यानी कि इस महाप्लान में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? महाप्लान जो तैयार किया गया है 22 जनवरी से पहले 18 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा महाप्लान जो भी है अयोध्या में। और जो इसमें शामिल होने वाले हैं, खेल जगत से ले लें, अगर हम अभिनेता जगत से ले लें तो सारे जितने बड़ी हस्तियां हैं और बिजनेसमैन है वो शामिल होने वाले हैं 22 जनवरी के कार्यक्रम में। और सुरक्षा जो है उसको लेके लगातार बैठक पे बैठक चल रही है। यहाँ पे जो सुरक्षा अधिकारी है वो चाक चौबंद है, हर एक चीज को लेके, हर एक चप्पे चप्पे पर उनकी नजर है। जो खुफिया विभाग है वो पूरी तरीके से लगा है, रॉ विभाग है वो पूरी तरीके से लगा है, किस तरीके से पूरे अयोध्या को 22 जनवरी का बड़ा कार्यक्रम जो है वो संपन्न कराया जाए। 500 सालों का जो इतिहास रहा है, अगर हम जनता से बात करते हैं तो जनता इतनी हर्ष उल्लास में है कि 22 जनवरी को इतनी ज्यादा लोग आ रहे हैं। ट्रस्ट के द्वारा अपील ये की जा रही है कि आप 22 जनवरी के बाद में आए, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और सुरक्षा के लिहाज से ये ठीक भी नहीं है कि ज्यादा लोग अयोध्या में मौजूद हैं। जी, जैसा कि शक्ति देखा जा रहा है कि 22 जनवरी की जो तारीख है वो पास आ चुकी है, तो ऐसे में रामलला की पूजा की तो बात हो गई कि कौन कौन विद्वान होंगे और कौन पुजारी होंगे, लेकिन अब इस पूजा में कौन कौन शामिल होगा? राजनीतिक नेता से लेकर खेल जगत से लेकर एंटरटेनमेंट तक कौन कौन शामिल होने की संभावना जताई जा रही है? पीएम मोदी रहेंगे उसमें, और सूबे के मुख्यमंत्री हैं मुरली मनोहर जोशी हैं, ऐसे कई बड़े दिग्गज नाम हैं जो शामिल हैं। और अगर हम अभिनेता जगत की बात करें तो अमिताभ बच्चन रहेंगे उसमें, और अक्षय कुमार रहेंगे। और अगर खेल जगत की बात करें तो सचिन तेंदुलकर और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहने वाले हैं। आरएसएस की तरफ से जिस तरीके से पहले विध्वंस कांड में आरएसएस का जिस तरीके से भूमिका रही है, उसी तरीके से फिर से भूमिका निभाने वाली है आरएसएस राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर लखनऊ से है, जहां लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। आश्रय देने के आरोपी विकास सिंह पर एक्शन लिया गया है। कार्रवाई के तहत गोमती नगर के सेक्टर 1 के फ्लैट को किया गया है। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से विकास सिंह के रिश्तों को लेकर छानबीन कर रही है। जांच एजेंसी को संदेह है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के शूटर्स को उत्तर प्रदेश में शरण दिलाने में विकास सिंह की सक्रिय भूमिका रही है। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े एक खालिस्तानी समर्थक को पकड़ा था, जिससे पूछताछ में विकास सिंह का नाम सामने आने की बात कही जा रही है। एनआईए ने विकास सिंह की तलाश में पहले लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित अपार्टमेंट में छापा मारा था, जिसके बाद एनआईए ने यह कार्रवाई की है। गौरतलब है कि पहले ही एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी और यूपी के बाहुबली नेता विकास सिंह को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गोमती नगर के सेक्टर 1 फ्लैट से लॉरेंस बिश्नोई के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। पहले गोल्डी बरार को यूएपीए ने आतंकी घोषित किया, अब उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के से जुड़े जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई के
ग्रुप में, गैंग में कौन कौन शामिल है और क्या उन लोग जो गैंग में शामिल हैं वो कैसे इनकी मदद करते हैं, शूटर्स की मदद करते हैं, कैसे ये गैंग को चलाया जा रहा है। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से विकास सिंह के रिश्तों को लेकर छानबीन कर रही है। जांच एजेंसी को संदेह है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के शूटरों को उत्तर प्रदेश में शरण दिलाने में विकास सिंह की अहम भूमिका रही है। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े एक खालिस्तानी समर्थकों को पकड़ा था, जिसे पूछताछ में विकास सिंह का नाम सामने आने की बात कही जा रही है। वहीं एनआईए ने विकास सिंह की तलाश में पहले लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित अपार्टमेंट में छापा मारा, जिसके बाद एनआईए ने यह कार्रवाई की है। गौरतलब है कि पहले ही एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी और यूपी के बाहुबली नेता विकास सिंह को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप पर अब जांच एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं। आपको बता दें कि ये बड़ा एक्शन हुआ है, जहां आश्रय देने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आरोपी विकास सिंह पर एक्शन लिया गया है। एनआईए ने विकास सिंह को गोमती नगर के सेक्टर 1 में फ्लैट से कुर्क किया है। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से विकास सिंह के रिश्तों को लेकर छानबीन कर रही है। जांच एजेंसी रिश्तों को लेकर छानबीन कर रही है और इसी के साथ ही लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के जितने भी गुर्गे हैं या फिर जितने भी करीबी हैं उन पर शिकंजा लगातार जांच एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि आपको बता दें कि 1 जनवरी को यूएपीए ने गोल्डी बरार को आतंकी घोषित किया था। उसके बाद से ही लगातार लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप पर शिकंजा कसा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ चुके हैं। तो कलीम, हम जानना चाहेंगे कि सिद्धू मूसेवाला और उसके बाद सुक्खा की हत्या, इसके बाद लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए, लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा कुख्यात जिसके पास लगभग 200 से ज्यादा शूटर है। और उसकी बात की जाए सिद्धू मूसेवाला की घटना के बाद से लगातार ये चर्चा के विषय में आया था। उसके बाद तो गोल्डी बरार की बात की जाए, गोल्डी बरार उसका एक अहम साथी माना जाता है, क्योंकि वो कनाडा से रहकर पूरा नेटवर्क चला रहा था। और बात की जाए लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो हत्याओं की घटनाएं सामने आ रही थी, तो चाहे जेल के अंदर की बात की जाए, दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर जो हत्या हुई थी उसकी बात की जाए, या फिर जो अभी अन्य घटनाओं की बात की जाए, वो सभी घटनाओं को साफ तौर पर जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। क्योंकि आपको याद होगा अतीक और अशोक का जो हत्याकांड था, उस हत्याकांड की भी जिम्मेदारी कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया के माध्यम से लेने की बात कही थी। लेकिन अगर बात की है जिस तरीके से एनआईए की टीम अपनी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि एनआईए की टीम के द्वारा जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को एक आतंकी घोषित किया गया, उस आतंकी के तहत जिस तरीके से उसके जो करीबी है, जो शरण दे रहे थे उसके शूटरों को, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसता जा रहा है। अगर हम शनिवार की बात करें तो शनिवार को एनआईए की टीम ने जिस तरह से लगातार जो छापेमारी की थी, उस छापेमारी में पंजाब समेत लखनऊ को भी शामिल रहा है। लखनऊ की जो बात की जाए विकास की, तो लखनऊ का जो गोमती नगर विस्तार में एक अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में लगातार शूटरों को शरण दी जाती थी और यहाँ से घटनाओं की साजिश रची जाती थी। उसके बाद घटनाओं को अंजाम देकर जो शूटर थे वो बड़ी आसानी से फरार हो जाते थे। फिलहाल इन सभी घटनाओं को लेकर के जो चिन्हित किया जा रहा था, उन्हें चिन्हित के तौर पर एनआईए की टीम शनिवार को उसके आवास पर गोमती नगर विस्तार पहुंचे थे। वहां पर उस आवास को सील किया गया और वहां पर नोटिस भी चस्पा कर दी गई है। और अगर हम आसपास के लोगों की इस मामले में जानकारी जुटाना चाहेंगे, तो उसमें साफ तौर से ये कहा गया था एनआईए की टीम के द्वारा जांच के दौरान कि जो उसका साथी विकास है वो अयोध्या में भले ही रहता है, लेकिन जब यहाँ पर आता है तो उसके साथ गाड़ियों का काफिला आता था, वो कई दिन यहाँ पर ठहरता था और उसके बाद एकाएक चला जाता था। लेकिन उसके बाद ये कहा जाता था कि इन घटनाओं को अंजाम देता था। इन सभी मामलों को लेकर के किसी को कुछ खास जानकारी नहीं थी। फिलहाल कल जिस तरह से एनआईए की टीम पहुंची थी, वहाँ एनआईए की टीम को देख करके सभी के जुबान पर केवल एक ही बात थी कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को कुख्यात अपराधी घोषित करने के साथ जो आतंकी घोषित किया गया है, उन सभी मामलों को लेकर के जो कार्रवाई हो रही है, तो उन्हीं कार्रवाइयों के तहत जो वहाँ पर और जो लोग कह रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े हुए कौन लोग हैं, उन सभी मामलों पर लगातार निगाह बनाई जा रही है। जी, लेकिन कलीम, लॉरेंस बिश्नोई तो क्या कहते हैं जेल में है, लेकिन फिर वो जेल से भी ये गैंग चला रहा है, उनके जो गुर्गे हैं वो शूटर्स को पनाह देते हैं। तो विकास सिंह का नाम इसमें शामिल हुआ है। अब एनआईए की जो जांच है, जो तैयारियां हैं, वो किस प्रकार से होंगी? विकास सिंह से और किनके नाम सामने खुलकर आ सकते हैं? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए विकास सिंह की,
तो विकास सिंह की गिरफ्तारी की बात की जाए तो जी। गिरफ्तारी तो अभी तक उसकी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब एनआईए की टीम उसकी गिरफ्तारी करने के लिए आई है, स्पेशल सेल की टीम जो पहुंची है, उससे पहले ये विकास सिंह फरार हो गया है। और अगर जो बात की जाए जी। तो उसके पास शूटरों की लॉरेंस बिश्नोई के, तो शूटर जो उससे जुड़ते थे वो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से उससे जुड़ते थे, सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह की घटना को अंजाम देना है, कहाँ से उसको असलाह मिलना है, उन सभी की जानकारी केवल सोशल मीडिया के माध्यम से होती थी। घटना के बाद वो असलाह जहाँ से लिया जाता था, वो असलाह उनका वापस कर दिया जाता था। तो जिगाना पिस्टल की बात की जाए, क्योंकि जिगाना पिस्टल का लगातार उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और जिगाना पिस्टल जिसे विदेशी असलाह है, और इस मामले इसको जो है पूरी तरीके से बैन भी किया गया था। फिलहाल अब जिस तरह से विकास सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लखनऊ पुलिस के साथ साथ जो प्रदेशों की पुलिस है वो भी उसकी छापेमारी कर रही गिरफ्तारी के लिए, लेकिन अभी तक वो हाथ नहीं लग सका है। फिर चाहे अयोध्या की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए, कानपुर की बात की जाए, या फिर कन्नौज की बात की जाए, कई ऐसी जगह है, कई ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर लगातार निगाह बनाई गई है और छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी में किसी तरह की सफलता नहीं मिल पाई है। तो अब जो कुर्की की कार्रवाई है, संपत्ति जब्त करने की जो कार्रवाई है, वो शुरू हो चुकी है, और लखनऊ की जो उसकी संपत्ति थी उस पर एनआईए की टीम ने नोटिस भी चस्पा करते हुए उसको सील कर दिया है फिलहाल। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में बारिश के बाद सर्दी का असर और बढ़ गया है और शीतलहर की वजह से लोग कांपने को मजबूर हो गए हैं। साथ ही लोगों को अब अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश में अगले कुछ दिन सर्दी का कहर जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में कोहरे का अनुमान जताया गया है और साथ ही मुजफ्फरनगर में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा ठंड महसूस की गई है। इसके अलावा 7 जनवरी को थोड़ी राहत भी मिल सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है। ठंड से बचने के लिए चेतावनी दी जा रही है मौसम विभाग की ओर से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी के कई जिलों में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। ठंड हाड़ कांपने वाली ठंड हो रही है। रूह कांप देने वाली ठंड से लोग परेशान हो गए हैं। शीतलहर से लोग कांपने पर मजबूर हो गए हैं। साथ ही लोगों को अब अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि ठंड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि सभी घर में रहें, आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले क्योंकि कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और साथ ही साथ शीतलहर भी से भी लोग परेशान हैं। अलाव की व्यवस्था की गई है। कई इलाके ऐसे भी हैं, कई जगह है जहां रैन बसेरों और फ्री कंबल वितरण भी किया जा रहा है। बात की जाए कि योगी सरकार ने लगातार रैन बसेरों और कंबल वितरण के लिए जांच पड़ताल शुरू कर रखी है। जिन इलाकों में रैन बसेरों और कंबल का वितरण नहीं किया गया है उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में ज्यादातर हिस्से में कोहरे का अनुमान जताया गया है। साथ ही मुजफ्फरनगर में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा ठंड महसूस की गई है। इसके अलावा 7 जनवरी को थोड़ी राहत भी मिल सकती है। मौसम विभाग ने ठंड का अलर्ट जारी किया है और आज यानी कि 7 जनवरी को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम खिला हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धनेश जुड़ चुके हैं। तो धनेश, हम जानना चाहेंगे कि ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ये ठंड धीरे धीरे लोगों की रूह कांपने वाली ठंड बनती जा रही है। तो इसको लेकर मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी दी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले दिनों जो बारिश हुई है लखनऊ में या बनारस में या गोरखपुर में भी बारिश हुई है। बारिश से जो कोहरे और ठंड जो पूरी तरह से बढ़ गई है, रूह कांप देने वाली ठंड पड़ रही है। कई दिन लगभग हफ्तों हो गए लोगों को धूप देखने का मौसम नहीं हुआ है। और बात रही ठंड देखते हुए मौसम विभाग भी अलर्ट है, बता रही है कि आप लोग पूरी जो अगर बाहर निकलते हैं तो किसी काम अनावश्यक काम से बाहर ही आवश्यक काम से निकले, वरना घरों में ही रहे। ठंड का प्रकोप जारी है। हड्डियों को कपाने देने वाली ठंड पड़ रही है। और बात की जाए प्रदेश सरकार ठंड को देखते हुए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर 2 दिवसीय दौरे पे हैं। कल उन्होंने रैन बसेरों का उन्होंने निरीक्षण किया, पूरा रैन बसेरा और जो अलाव की व्यवस्थाएं हैं सबकी जानकारी ली, बैठक की। उन्होंने सबकी जानकारी ली। कहीं भी किसी प्रकार के जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको ठंड ना लगे, उनकी सारी व्यवस्था रैन बसेरों में। कंबल का वितरण खुद मुख्यमंत्री ने कल किया। वहां पे जाके लोगों को भोजन की व्यवस्था भी कराई जा रही है। जो बाहर से आए उनको रहने के लिए पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। यहाँ तक कि ITMS जो यहाँ का पूरी जो है
ट्रैफिक व्यवस्था रहती है उससे अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि बाहर से जो आने वाले यात्री हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था है, रैन बसेरे की व्यवस्था पूरी की गई है, चाक चौबंद जी व्यवस्था है। 75 जून में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पहले ही बैठक कर दिया था। कोई भी गरीब जो आदमी है रात में ठंड से कांपे ना, उनको जो सड़क पे सोते हैं उनको रैन बसेरों में जाकर अधिकारियों की जिम्मेदारी है उनको जी पहुंचाया जाए और रैन बसेरों में उनको खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की जाए जी जिससे कोई भी व्यक्ति ठंड से उनको दिक्कतें ना हो। और यहाँ तक कि डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टर भी बता रहे हैं जी कि गर्म पानी पिए, बच्चों को जी खासकर बच्चे बूढ़ों का ध्यान धनेश, ये जो ठंड का प्रकोप है मौसम विभाग के अनुसार ये कब तक देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि अभी ठंड रहेगी। हो सकता है 7 तारीख तक, अगले 7 को जी या 15 जनवरी जो खिचड़ी का मकर संक्रांति होता है उस दिन धूप मिलती है। अभी इधर तो कोई रियायत नहीं हो सकती है, इधर 7 जनवरी तक कुछ थोड़ी बहुत धूप निकल सकती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। जी रोज दिन जो है धूप देखने को नहीं मिले, हफ्ते हो गए हैं अभी धूप नहीं देखने को। मौसम जी वालों में दिक्कतें हो रही हैं, खासकर बच्चे बूढ़े, और जी डॉक्टर भी कह रहे हैं कि जी अगर ज्यादा जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले, गर्म पानी का सेवन करे, गर्म कपड़ों का सेवन करे, गर्म कपड़े ही अपने पहन कर निकले, कान को ढके और जी सर को ढके, टोपी पहन कर रखे। जी जी ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। नोएडा से लेकर लखनऊ तक रूह कांपने वाली ठंड देखने को मिल रही है। ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जीव जंतु भी परेशान हो गए। वहीं प्रदेश में अगले कुछ दिन ठंड का कहर लगातार देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि जो ठंड का कहर है अभी बारिश होने की संभावना है। 15 जनवरी तक मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। आपको बता दें कि बारिश होने तक ठंड बढ़ सकती है। शीतलहर की वजह से लोग कांपने पर मजबूर हो गए हैं और लगातार मौसम विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि काम पर ही, आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया जा रहा है, तो ऐसे में मौसम विभाग ने और क्या-क्या चेतावनी दी है ठंड को लेकर? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए ठंड के बीच में जो बारिश का जो मौसम है, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी 3 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है, क्योंकि साफ तौर से गया है कि 10 तारीख तक बरसात के पूरे आसार है यूपी में। और यूपी में जिस तरीके से बरसात के आसार है उसके साथ ही घना कोहरा भी गिरेगा। तो घने कोहरे के बीच जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें चेतावनियां जो दी गई है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो लोग घरों के अंदर रहे, किसी तरह के जो बाहर भी निकलते हैं तो पूरी तरीके से गर्म कपड़ों के साथ निकले, क्योंकि इस तरह के मौसम में अक्सर लोग बीमार पड़ते हैं और बीमारियों का भी प्रकोप पूरी तरीके से बढ़ता है। तो साफ तौर से जो घना कोहरा है और ठंड, उस ठंड से बचाव के भी कई चीजें बताई गई। और इसके साथ ही अगर हम बात करें ठंड के कोहरे के साथ साथ जो सरकार की चेतावनियों को लेकर के, सरकार के अलर्ट को लेकर के, लोगों की चिंताओं को लेकर के, तो साफ तौर से जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों के आधार पर पूरी तरीके से निरीक्षण भी किया जा रहा है, जायजा लेते हुए लोगों से बातचीत भी की जा रही है। कलीम, लेकिन लगातार ठंड का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में धरातल पर जो ठंड के लिए सरकार व्यवस्थाएं कर रही है उसमें काफी कुछ लापरवाही देखने को मिल रही है, तो उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या जानकारी है? जिस तरीके से बात की जाए लापरवाहियों को, तो साफ तौर से उन लापरवाहियों में अगर बात की जाए अलाव की व्यवस्था, तो रैन बसेरों में ऊंची व्यवस्थाओं की हो रही है, क्योंकि लगातार जब अधिकारी खुद निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो जो उनके निचले स्तर के कर्मचारी हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और जो खामियां होती है उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खामियां पूरी नहीं हो पाती है। और अगर बात की जाए अभी नगर विकास मंत्री के द्वारा जो लगातार निरीक्षण किया गया था, उन निरीक्षण के दौरान जो देखा गया तो कई ऐसी चीजें देखी गई। लोगों के पास कंबल नहीं थे तो कंबल वितरण किए गए, लेकिन अलाव की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अलाव की व्यवस्था कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है। घने कोहरे की बात की जाए, रात को जिस तरह से लोग अभी भी सड़कों पर खुले आसमान के नीचे सोते हुए नजर आते हैं, उनके लिए क्यूआरटी बनाई गई, लेकिन क्यूआरटी भी सड़कों पर नजर नहीं आती जो लोगों को सड़कों पर से उठा करके रैन बसेरों में पहुंचाए और उनको कंबल दिया जाए जिससे वो अपना ठंड से बचाव कर सके। लेकिन ये जो सभी लापरवाहियां दिखती हैं, इन सभी लापरवाहियों को लेकर के साफ तौर से निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर इस तरह की जो लापरवाहियां पाई जाती है निरीक्षण के दौरान तो जाहिर सी बात है उसका जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है स्वप्निल जी, जिस तरीके से केवल कार्रवाई की जो बात की जाती है, धरातल की जो तस्वीरें हैं उसमें पूरी तरीके से अलग विपरीत दिखता है, क्योंकि कागजों में दिखता है कि हर व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो से अगर बात की है तो उसके विपरीत एकदम
प्राथमिकता है। लेकिन जो अधिकारी भी उन सड़कों पर उतरते हैं उनको भी इन सभी मामलों से किसी तरह का कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है। फिलहाल जो जहाँ पर है वो वहीं पर उसी तरीके से व्यवस्था पूरी चलती चली आ रही है। जी कलीम, ज्यादा जानकारी के लिए कलीम बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि यूपी में जो बारिश का अलर्ट है वो जारी है। मौसम विभाग ने लगातार बारिश की संभावना 15 जनवरी तक जताई है। आपको बता दें कि नोएडा से लेकर लखनऊ तक ठंड का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है और ऐसी बढ़ती सर्दी में ठंड में लोगों को घर से आवश्यकता होने पर ही बाहर निकलने को कहा गया है। शीतलहर की वजह से और कोहरे की वजह से लोग कांपने पर मजबूर हो गए हैं। साथ ही लोगों को अब अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश में अगले कुछ दिनों में सर्दी का कहर और भी ज्यादा जारी किया जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में ज्यादा हिस्सों में कोहरे की संभावना देखने को मिल रही है। लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है जो अब लोगों के लिए समस्या बन गया है। आपको बता दें कि लगातार कोहरे की वजह से लोगों को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठंड का कहर और प्रकोप लगातार जारी है। नोएडा से लेकर लखनऊ तक ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भयंकर ठंड के कारण लोग घर पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद से 24 घंटों में सबसे ज्यादा ठंड महसूस की गई। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा ठंड महसूस की गई है। ठंड के बढ़ते प्रकोप के कारण लोगों को घर पे रहने के लिए कहा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरदोई से हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी जुड़ चुके हैं। तो अरविंद, हम जानना चाहेंगे कि क्या ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? देखो, मौसम विभाग तो लगातार बारिश की बात भी कर रहा है, लेकिन अगर बात की जाए सर्दी की तो ठंड की बात, क्योंकि दिसंबर का पूरा महीना जो है नॉर्मल निपट गया है। ये जनवरी में जो है सर्दी का लोगों को उम्मीद है और फसलों के लिहाज से देखा जाए तो किसानों को बारिश और अच्छी ठंड से काफी उम्मीदें भी हैं। हालांकि मौसम तो कई दिन से खराब है, कोहरा भी है और उसके बावजूद जो है सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। सर्दी से बचाव के लिए लोग तरह तरह के उपकरणों का उपयोग भी कर रहे हैं। जी, जैसा कि बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और बारिश के अलर्ट के बाद से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि घर पर रहें, सचेत रहें। तो इसके बाद धरातल पर क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही है कि धरातल पर सरकार जो भी व्यवस्थाएं कर रही है उसका कोई भी नमूना देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखो, बात आती है ठंड में बचाव की और प्रशासन स्तर से क्या सुविधाएं लोगों को दी जाती है। सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जब बात करते हैं तो लोकल स्तर पर कहीं कहीं नाकामी भी नजर आती है। जी, हरदोई में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं धरातल पर अरविंद? हरदोई में नगर पालिकाओं के द्वारा अलाव की व्यवस्था कराई गई है और क्या नाम है, ठहरने के लिए भी उचित प्रबंध किए गए। उन लोगों के चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई। लेकिन हरदोई की प्रमुख एक आध जगहों को छोड़कर अगर देखा जाए तो अलाव की व्यवस्था यही रहती है कि ना के बराबर अलाव और सिर्फ फोटो सेशन तक ही यह कार्यक्रम नगर पालिकाओं का सीमित रहता है। जी, तो अब इस लापरवाही के बाद अब सरकार क्या कुछ कहना चाहिए? क्योंकि जितने दिन ठंड बची रह गई है, अब उनमें भी अगर जनजातियों को, जनजीवन को सुरक्षा ना मिले ठंड से, तो क्या मतलब इन रैन बसेरों का और कंबल वितरण का? सीधे तौर पर सरकार से एक सवाल है कि सरकार को चाहिए निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन लोगों के पेट कसे जाए, उन लोगों की ठीक से मॉनिटरिंग हो, ठीक से निगरानी हो, तो शायद जो आम जनमानस है उसको कहीं कहीं ठंड से तो राहत मिलेगी और इन प्रशासन के लोग जो लापरवाही करते हैं उससे भी राहत मिलने वाली है। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 24 घंटों में सबसे ज्यादा ठंड महसूस की गई है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा ठंड महसूस की गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पूरे प्रदेश में या देश में के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 14 जनवरी तक जो मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि सर्दी का प्रकोप देखने को मिल सकता है। लगातार ठंड को लेकर ये अपडेट जारी किया जा रहा है कि आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें, बिना आवश्यकता के आप घर से ना निकलें। और 3 दिन तक बारिश और घने कोहरे की
आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि पारा गिरने से ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। यूपी में ठंड के प्रकोप बढ़ गया है। खराब मौसम, बारिश और घने कोहरे ने ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है। बर्फीली हवा के साथ गलन भी बढ़ रही है। अगले 3 दिन भी बारिश के आसार हैं। राज्य में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं अगर बात की जाए 7 जनवरी की, तो मौसम में कुछ सुधार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शाम फिर भी ठंड भरी होगी। 10 जनवरी को पूर्वी यूपी में बारिश, जबकि पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर पश्चिम यूपी व आसपास के इलाकों में चक्रवाती दबाव भी बना हुआ है। एक रफ लाइन दक्षिणी गुजरात से पश्चिमी यूपी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के पास भी ये मौसम केंद्रित बना हुआ है। आपको बता दें कि मौसम अनुमान फिर से सुबह में बारिश और रात ठंड भरी होगी। लगातार दूसरे दिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान गलत साबित हुआ है। सर्द मौसम में सुबह बारिश हुई, शहर को भिगोए रखा और बाद में रात गलन के साथ बीती है। लगातार 7 जनवरी को बात की जाए न्यूनतम तापमान की, तो 10 डिग्री न्यूनतम रहेगा और अधिकतम 17 डिग्री रहेगा। वहीं 8 जनवरी को न्यूनतम तापमान मौसम विभाग की तरफ से 10 डिग्री और अधिकतम 17 डिग्री रहेगा। 9 जनवरी को 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 डिग्री रहेगा। ये सभी तापमान यूपी को मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। अभी बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार एक और ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ हाल फिलहाल प्रभाव में आ रहा है। मौसम में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसके कारण ये रूह कांप देने वाली ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आगरा से हमारे सहयोगी जिशान जुड़ चुके हैं। जिशान, ठंड का प्रकोप तो हर जिले में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। आगरा की क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। वहीं अगर हम शीतलहर की बात करें तो ताजनगरी आगरा में कोहरे ने पूरे आगरा को अपने आगोश में ले रखा है। वहीं इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए लोगों में काफी समस्याएं देखी जा रही हैं। हम आपको साफ तौर से दिखा दें तो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, जरूरी काम से ही निकल रहे हैं और अलाप का सहारा ले रहे हैं। कुछ के साथ है यहाँ पर अलाप के साथ एक बैठे हुए हैं, इसका सहारा ले रहे हैं। चाचा, लगातार आगरा में ठंड है, क्या कहेंगे? ये सुबह सुबह ठंड है, ना तो काम से हाथ पैर चल रहे हैं, सिर्फ आग का ही एक तारा है, इससे तुम्हारी जान बची हुई है। काफी ठंड है, बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे? भैया बहुत काफी ठंड है। घरों से कैसे निकल रहे हैं? मजबूरी में निकल रहे हैं भैया। भाई इसलिए निकलना पड़ रहा है, तो मेरे तो अच्छा नहीं करती निकलने गई, तो मजबूरी निकलना पड़ता है। पेट की खातिर तो तुम्हारा आदमी निकलेगा ही, क्या करे तुम्हारी है परेशानी इतनी है। काम धंधों की तुम्हारी कोई स्थिति तुम्हारी एकदम बिल्कुल डमाडोल है और बिल्कुल तुम्हारी आग का ही सहारा है, जहाँ खाने के लिए आदमी निकलेगा। देखिए, लोगों का साफ तौर से कहना है, जो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जरूरतों के लिए निकल रहे हैं और जो काम है उसी के लिए निकल रहा है, लेकिन काम पर जाने के बाद भी वह अलाप का सहारा ले रहे हैं। लगातार आगरा में ठंड और शीतलहर को देखते हुए आगरा जिलाधिकारी ने भी जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूलों की 10 जनवरी तक की छुट्टी दे दी है। और वहीं अगर हम हॉस्पिटलों की बात करें तो जिला अस्पताल में भी कल बच्चों के जो चैम्बर होते हैं वहां पर रूम हीटर की व्यवस्थाएं की गई हैं। जी, जैसा कि जिशान, लगातार देखा जा रहा है कि कई जिलों में मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी सुविधाएं दी जा रही थी ठंड को लेकर, अब उसमें लापरवाही काफी देखने को मिल रही है। जैसा कि भयंकर ठंड हो रही है, इसके साथ भी अलाव, कंबल और रैन बसेरों में जो व्यवस्थाएं हैं उनमें लापरवाही देखने को मिल रही है। तो आगरा में धरातल की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं ठंड को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ठंड और शीतलहर को देखते हुए तमाम व्यवस्थाओं के दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन ताजनगरी आगरा में ऐसी कोई व्यवस्थाएं देखी नहीं जा रही है। वही जिला प्रशासन की ओर से अगर हम बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम की ओर से चौराहों पर अलाव की व्यवस्थाएं की जाती हैं। वही जो रैन बसेरे होते हैं, रैन बसेरों में रजाइयों की व्यवस्थाएं की जाती है, लेकिन नगर निगम की तरफ से भी कोई खास ऐसी व्यवस्था है ताजनगरी आगरा के लोगों के लिए देखी नहीं जा रही है। धरातल पर अगर बात करें तो बिल्कुल ऐसी व्यवस्थाएं बिल्कुल देखी नहीं गई है। वहीं अगर जिलाधिकारी की बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से भी तमाम व्यवस्थाएं की जाती है। जैसे छोटे पशु होते हैं जो रोडों पर डोलते हैं, उनके लिए भी अलाव की व्यवस्थाएं की जाती है।
रात में ठिठुरते हुए भी वे नजर आते हैं। वहीं अगर हम बात करें आगरा के लाइफलाइन कहे जाने वाले एमजी रोड पर भी खुले आसमान के नीचे लोग अपनी रात बिताते हैं। ऐसी ठंड में जो ठिठुरते हुए नजर आते हैं, जिला प्रशासन की ओर से वहां भी कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है। अगर हम बात करें एसएन हॉस्पिटल में जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तीमारदारों के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो हॉस्पिटल में भी कोई ऐसी व्यवस्थाएं अलाव की, रजाई की देखी नहीं जा रही है। जी जिशान, जैसा कि मौसम सर्द है और अधिकारी सुस्त हैं, तो इस पर लेकर उच्च अधिकारियों की तरफ से एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि ठंड का जो प्रकोप है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जनजातियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो इसके काबिल नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है उच्च अधिकारियों की तरफ से? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे, जो लगातार ठंड का प्रकोप है, शीतलहर लगातार है, कोहरे ने पूरे प्रदेश को ही अपने आगोश में ले लिया है। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। अगर हम अधिकारियों की बात करें तो खाना पूर्ति के लिए कुछ जगहों पर नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्थाएं की गई है और कुछ जगहों पर जो ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर जो रैन बसेरे होते हैं वहां पर रजाइयों की कुछ व्यवस्थाएं की गई है। तो कह सकते हैं कि ये खाना पूर्ति के लिए जो यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश है, उनके निर्देश का पालन करते हुए कुछ जगहों पर ऐसी व्यवस्थाएं खाना पूर्ति के लिए की गई है। हालांकि अगर हम पूरे आगरा जिले की बात करें, पूरे शहर की बात करें, तो कहीं ना कहीं लोग ऐसी कड़ाके की ठंड से बेहद परेशान दिख रहे हैं। जी ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं